हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विधि गोयल। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पॉलिस हिस्टोरिया में। आज हम क्लास 12th का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का थीम 1 चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो हम सभी को पता है कि आज की जो हम लाइफ जीते हैं टेक्नोलॉजिकल, जिसमें टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न है, हमसे पहले भी कई सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं, जहाँ पर जिनका लाइफस्टाइल हमसे बिल्कुल अलग था, जिनका रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग था। उस समय राजा रानी नहीं हुआ करते थे, ना ही डेमोक्रेसी हुआ करती थी। उस समय ट्रेडिंग, मार्केट, पैसे, इन सब चीज़ों का कोई था ही नहीं, कोई रोल ही नहीं था इन चीज़ों का। लेकिन जब भी सिविलाइजेशन थी, अब उस सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग कैसे थे, क्या करते थे। इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो सबसे पुरानी है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो सिविलाइजेशन है जो इंडस रिवर के पास बसी हुई थी। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा एक वहाँ की एक साइट थी, समझ लीजिए एक सिटी थी, जिसको सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया। तो उस साइट को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उस समय के लोग कैसे थे, क्या करते थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और मैं 100, 200, 1000 साल पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऑलमोस्ट 4000 साल पुरानी बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये 2600 से 1900 बिफ़ोर कॉमन एरा में थी, इसको माना जाता है। अब बिफ़ोर कॉमन एरा मतलब बिफ़ोर कॉमन एरा भी 2000 साल, और कॉमन एरा के बाद अब चल रहा है 2022, तो 2000 साल अब मान लीजिए। तो टोटल 4000 ईयर्स पहले की हम बात कर रहे हैं। हड़प्पन सील यहाँ पर दिखाई गई है। सील, उस समय लैंग्वेजेस नहीं हुआ करती थी, A to Z 1 2 3 4 किसी को नहीं पता थे। लोग अपनी भाषा बनाते थे, अपनी तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करते थे। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि टिल डेट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारे मोटिव्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम के, विच आर येट टू डिसिफर्ड, जिन्हें आज तक रीड ही नहीं कर पाए हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब आज जो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानते हैं, शायद वो सिर्फ 50% है जितना रियलिटी में वो था। ऑलमोस्ट 50% हम अभी तक डेसिफर्ड ही नहीं कर पाए हैं, अभी तक खोज ही नहीं पाए हैं, अभी तक इन चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाए हैं। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है। कल्चर का वर्ड आर्कियोलॉजिस्ट ने इसीलिए यूज़ करा क्योंकि कल्चर का मतलब होता है एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल। हर हर सोसाइटी का, हर कम्युनिटी का एक अलग कल्चर होता है। हिंदूज़ का अलग कल्चर है, मुस्लिम्स का अलग कल्चर है, रहन सहन अलग है, बात करने का तरीका अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। पहनने ओढ़ने का, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, खाने पीने का तरीका अलग है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? हमारे कल्चर में आती हैं। तो उस समय का जो डिस्टिंक्टिव कल्चर था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, इसीलिए उसको, उसकी डिस्टिंक्टिवनेस को दिखाने के लिए उसको कल्चर बोला गया है, इसीलिए उसको हड़प्पन कल्चर बोला गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जो कि आज पाई जाती हैं पाकिस्तान में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस मैप में दिखाई गई हैं सारी हड़प्पन साइट्स। जितने भी डॉटेड साइट्स हैं वो सब इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं। और यहाँ आप देख पा रहे हैं इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के आसपास जो भी साइट्स थी, जो भी पुराने सिविलाइजेशंस थी, उन सबको इकट्ठा करके इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया है। और सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं, ऐसी बहुत सारी कॉमन चीज़ें थी इन सब सिविलाइजेशंस के बीच में जो डिनोट करती थी कि हाँ, ये एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट है, अलग अलग सिविलाइजेशंस यहाँ पर नहीं हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। इनको 2 पार्ट्स में क्यों बांटा गया है? क्योंकि अर्ली हड़प्पन साइट्स एंड मैच्योर हड़प्पन साइट्स, इनमें बहुत सारे डिस्टिंक्टिव चीज़ें थी। इनकी पॉटरी डिफरेंट थी, इनके आर्कियोलॉजिकल एग्रीकल्चरल एविडेंस इनके थोड़े अलग थे, कुछ क्राफ्ट्स इनके अलग थे। अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन या मैच्योर हड़प्पन साइट्स में थोड़े बहुत चेंजेस पाए गए हैं, थोड़े बहुत डिस्टिंक्टिवनेस पाई गई है। और ये भी पाया गया है कि इन दोनों सिविलाइजेशन है, ये एक ही सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट इनको डिसिफर करने के तरीके में इनको 2 पार्ट में बांटा गया है। और ये भी पाया गया है कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच में एक छोटा सा ब्रेक था। मतलब कुछ टाइम के लिए ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी सिविलाइजेशन में भी ख़त्म हो गई थी, फिर दोबारा इस सिविलाइजेशन को बसाया गया।
अब हमने देखा, सारी साइट्स देख ली, ये कल्चर में बहुत सारे कॉमन एलिमेंट्स थे। इन सब कल्चर्स में, लेट हड़प्पन हो, अर्ली हड़प्पन हो, सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी साइट्स हों, इन सब में कुछ चीज़ें कॉमन थी, और उनमें से इसीलिए इसमें कॉमन चीज़ें थी, इसीलिए इसको एक ही सिविलाइजेशन माना जाता है, वरना हर एक सिविलाइजेशन का अलग अलग नाम होता। इनमें कॉमनैलिटी है, इसीलिए इसको एक ही सिविलाइजेशन के अंडर माना जाता है। उनमें से एक कॉमन चीज़ है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज़। इट मीन्स, सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि ऐसी स्ट्रैटेजीज़, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ खुद के लिए की गई हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो पुराने ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कोई मार्केट नहीं था, कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ करती थी किसी भी चीज़ की। लोग अगर एग्रीकल्चर करते थे तो वो सिर्फ खुद के खाने के लिए करते थे, कि हाँ उन्होंने उगाया और जो भी प्रोडक्ट आया वो उन्होंने खुद ही कंज्यूम कर लिया। इट मीन्स सबसिस्टेंस, खुद के लिए। हड़प्पन्स एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फ़िश। हड़प्पन्स हर बहुत तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंज्यूम करा करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है। जो आर्कियोबॉटनिस्ट हैं, बॉटनी मतलब जो प्लांट्स के बारे में जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, तो आर्कियोबॉटनिस्ट जो हैं उन्होंने स्पेशलाइजेशन बताई है एंशियंट प्लांट रिमेन्स की। जो आर्कियोबॉटनिस्ट थे वो स्पेशलिस्ट थे एंशियंट प्लांट रिमेन्स के। मतलब जो एंशियंट प्लांट थे, जिस तरह से एग्रीकल्चर होता था, क्या क्या प्लांट्स थे, क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से सीड्स यूज़ करते थे, क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करते थे, इन सब के स्पेशलिस्ट थे वो। और उन्होंने बताया है कि बहुत सारे ग्रेन्स फाउंड हुए हैं हड़प्पन साइट्स पे, इंक्लूडिंग वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी एंड सीसम। मिलेट्स फाउंड हुआ है गुजरात की साइट्स में, जो आज का गुजरात है, वहाँ पर जो साइट्स थी उनमें। एंड राइस का फाइंडिंग बहुत ही रेयर है। एनिमल बोन्स भी फाउंड हुई हैं हड़प्पन साइट्स में, कैटल की, शीप की, गोट, बफलो एंड पिग। इन चीज़ों का के बारे में स्टडी करी है आर्कियो जूलॉजिस्ट ने, जो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये पाया गया है कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट भी किया जाता था, मतलब पाला भी जाता था। बहुत सारी वाइल्ड स्पीशीज़ की बोन्स भी पाई गई हैं, जैसे कि बोर, डियर एंड घड़ियाल। इन सब की वाइल्ड स्पीशीज़ की बोन्स भी पाई गई हैं। लेकिन ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कि हड़प्पन्स इन एनिमल्स को खुद हंट करते थे या फिर वो दूसरे हंटिंग कम्युनिटीज़ से मीट ऑब्टेन करते थे। बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल भी पाए गए हैं। अब वहाँ पर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ कैसी थी? ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें ग्रेन्स मिले हैं, वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, तो इनका एग्रीकल्चर तो कहीं ना कहीं से हो रहा होगा। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ क्या थी? विद द प्रीविलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, दैट्स व्हाट आई सेड। ये बहुत डिफ़िकल्ट है उस समय की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सीड्स स्कैटर्ड हो गए हैं। रिप्रेजेंटेशंस ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन। ये एक टेराकोटा बुल है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर लोगों ने बनाया था। अब बुल का काम क्या हो सकता है? मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये एक गैस करा है कि बुल का अगर इन्होंने ऐसा बनाया है मूर्ति, तो बुल का वर्क होता होगा एग्रीकल्चर के काम में। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रैपोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वॉज यूज्ड फॉर प्लगिंग। ऑक्सन भी यूज्ड होते थे प्लग करने के लिए मिट्टी को। मोर ओवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स इन चौलिस्तान एंड एट बनावली, हरियाणा में। तो बहुत सारे मॉडल्स ऑफ प्लग की, मतलब किस तरह से खेत को जोता जाता था, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स, टेराकोटा मॉडल्स, जैसे क्ले के मॉडल्स हम बनाते हैं, उस टाइम पे टेराकोटा के मॉडल्स बनते थे, वो लोगों ने बनाए हैं। तो उनसे आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगा है कि इनकी टेक्निक क्या थी प्लो करने की, कौन कौन से एनिमल्स यूज़ होते थे, लाइक बुल, ऑक्सन। आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी फाइंड किया है एविडेंस का ऑफ अ प्लग्ड फील्ड एट कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में एक साइट है, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर एक प्लग्ड फील्ड का भी एविडेंस फाइंड किया है कि इस फील्ड पर पुराने ज़माने में खेती होती थी, जो कि अर्ली हड़प्पन टाइम की है। द फील्ड हैज़ 2 सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर। 2 राइट एंगल्स पर दो सेट ऑफ लैंड पर काम किया गया था, जिससे ये सजेस्ट होता है कि 2 क्रॉप्स एक ही टाइम पर उगाई जाती थी।
आर्कियोलॉजिस्ट ने इन टूल्स को कुछ टूल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है कि वो किस किस हार्वेस्टिंग में क्या क्या टूल्स यूज़ होते थे. डिड दी हड़प्पन्स यूज़ स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज़ मेटल टूल्स. अभी तक ये चीज़ें पता नहीं लग पाई हैं. मोस्ट हड़प्पन साइट्स जो हैं वो सेमी एरिड लैंड्स हैं जहाँ पर इरीगेशन प्रॉबली रिक्वायर्ड है एग्रीकल्चर के लिए. मतलब जहाँ पर बारिश ज़्यादा अच्छे से नहीं होती तो इरीगेशन होना बहुत ज़रूरी है, पानी का छिड़काव होना बहुत ज़रूरी है. वहाँ उन साइट्स पर भी एग्रीकल्चर के ट्रेसेस मिले हैं. ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं. अब जैसे कि हमने इरीगेशन की बात करी, पानी की बात करी कि एग्रीकल्चर में जो यूज़ होने वाला जो पानी है वो कहाँ से आता होगा, तो बहुत सारे कैनाल्स मिले हैं हड़प्पन साइट्स पे. बट नॉट इन पंजाब और सिंध. इट इज़ पॉसिबल कि एंशियंट कैनाल्स जो थे वो सिल्टेड अप लॉन्ग अगो, वो पहले ही ख़त्म हो गए थे. बहुत सारे कैनाल्स हो सकते हैं ख़त्म हो गए हों. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वर यूज फॉर एग्रीकल्चर. ये चीज़ मानी जाती है कि कैनाल्स मिले हैं तो ऑब्वियसली वो पानी जो था वेल से वो इरीगेशन में यूज़ होता होगा. बहुत सारे वाटर रिजर्वायर भी मिले हैं धोलावीरा साइट पर गुजरात में. हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर. वाटर रिजर्वायर में पानी को स्टोर किया जाता होगा एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए. ये यहाँ पर कॉपर टूल्स दिए हुए हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किए हैं, जो मे बी एग्रीकल्चर में यूज़ होते होंगे या हंटिंग में यूज़ होते होंगे. ये देखिए ये रिजर्वायर है धोलावीरा में. यहाँ पर बारिश का पानी जो भर जाता होगा उसे एग्रीकल्चर में यूज़ करते होंगे. मोहनजोदड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर. Perhaps the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. सबसे मेन फीचर, सबसे यूनिक फीचर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो यही है कि यहाँ पर बहुत सारे अर्बन सेंटर्स बनाए गए थे. उनमें से एक था मोहनजोदड़ो. Although Mohenjo-daro is the most well-known site, the first site to be discovered was हड़प्पा. क्योंकि इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी. इट वॉज़ अ साइट, इट वॉज़ अ सिटी जस्ट लाइक मोहनजोदारो, लेकिन ये पहली ऐसी साइट थी जो डिस्कवर हुई थी. इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला गया. लेकिन मोहनजोदारो जो थी वो सबसे वेल नोन साइट थी. सेटलमेंट जो थी वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थी. एक छोटा था एक बड़ा था. बट हायर, वन स्मॉलर बट हायर एंड द अदर मच लार्जर बट लोअर. ये देखिए 2 टाउन्स थे, लोअर टाउन एंड साइटेडल. साइटेडल जो था वो लोअर एरिया में था लेकिन छोटा था, एंड एक लोअर टाउन था जो बड़े एरिया में फैला हुआ था. आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज साइटेडल एंड दी लोअर टाउन्स रिस्पेक्टिवली. आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने नाम दे दिए हैं इन दोनों साइट्स को, इन दोनों टाउन्स को. एक को साइटेडल नाम दिया है और एक को लोअर टाउन. दी साइटेडल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. साइटेडल दिखने में शेप में छोटा है लेकिन वो हायर उसकी हाइट है. क्यों है ऐसा? क्योंकि उसकी जो बिल्डिंग्स थी वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बनी हुई थी. पहले मड का प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई थी, इसीलिए वो हाइट पर था. इट वॉज वॉल्ड, उसे चारों तरफ उसके वॉल बनाई गई थी, विच मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन. ऑब्वियसली जो साइटेडल था वो पूरा का पूरा फिजिकली सेपरेटेड था लोअर टाउन से. लोअर टाउन वॉल्ड नहीं था. बहुत सारी बिल्डिंग्स प्लेटफॉर्म पर बनी थी जो कि फाउंडेशन थी. इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ़ वन लेबरर मूव्ड रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली जस्ट टू पुट द फाउंडेशंस इन प्लेस, इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 million person days. इन अदर वर्ड्स मोबिलाइजिंग लेबर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. मे बी शायद इसीलिए इतनी बिल्डिंग्स नहीं बनती होंगी क्योंकि उस टाइम पर लेबर मिलना बहुत मुश्किल था. Consider something else. Once the platforms were in place, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platform. अगर प्लेटफॉर्म बन जाते तो सारी बिल्डिंग एक्टिविटी एक ही जगह पर फिक्स हो जाती. सो इट सीम्स दैट द सेटलमेंट वॉज फर्स्ट प्लान्ड एंड देन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली. इसीलिए ये चीज़ हम आज देख पा रहे हैं, आज इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों था. क्योंकि सेटलमेंट जो थी वो पहले प्लान करी जाती थी, उसके बाद इम्प्लीमेंट करी जाती थी. अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूडिंग ब्रिक्स विच वेदर सन ड्राइड और बेक्ड. ब्रिक्स जो थी वो यूज़ होती थी विच वॉज ईदर सन ड्राइड और बेक्ड.
where the length and breadth were 4 times and twice the height respectively. Such bricks were used at Harappan settlements. ऐसी ही bricks जो हैं हरप्पन settlements में भी यूज़ हुई थी. दूसरी जो सबसे यूनिक बात थी हरप्पन साइट्स की, हरप्पन सिटीज़ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो ये थी कि यहाँ पर एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था. मतलब जो भी पानी आता था उसको ड्रेन किया जाता था टाउन से बाहर. अगर हम इनकी प्लानिंग की बात करें लोअर टाउन की, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, यू विल नोटिस दैट रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलॉन्ग एन अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न. जितनी भी रोड्स थी, जितनी भी स्ट्रीट्स थी, वो सब ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी, राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट करती थी. क्यों? ताकि ड्रेन्स को बनाया जा सके. इट सीम्स दैट स्ट्रीट्स विथ ड्रेन्स वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउसेज बिल्ट अलॉन्ग दैम. ये प्लानिंग जो थी उनकी की गई थी. उन्होंने पहले प्लानिंग करके पहले स्ट्रीट्स बनाई, ड्रेन्स बनाए और फिर उसके ऊपर हाउसेस बनाए. तो ये पूरा एक वेल प्लान्ड स्ट्रक्चर था. इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलॉन्ग अ स्ट्रीट. अब क्योंकि हर डोमेस्टिक वाटर, हर घर से जो गंदा पानी है वो ड्रेन में से निकल कर बाहर जाता था, इसीलिए एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल along a street. इसलिए हर घर में एक वॉल होना ज़रूरी था along the street, so that जो ड्रेनेज का पानी है वो बाहर जा सके. सबसे इम्पॉर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम मोहनजोदड़ो हरप्पन सिविलाइजेशन का. अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदारो के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में. मतलब जो नॉर्मली जो छोटे छोटे हाउसेस बनाए गए थे लोगों के डोमेस्टिकेशन के लिए, उनके रहने के लिए, उनका आर्किटेक्चर कैसा था. जो लोअर टाउन था मोहनजोदारो का, उसमें बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स थी जो रेजिडेंशियल थी, मतलब जहाँ पर लोग रहते थे, घर थे वहाँ लोगों के. मैनी वर सेंटर्ड ऑन अ कोर्ट यार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स. बहुत सारे थे जिनमें एक कोर्ट यार्ड था और बराबर में बहुत सारे रूम्स थे चारों साइड्स पे. कोर्टयार्ड था जो कि सारी एक्टिविटीज़ का सेंटर हुआ करता था, जैसे कि कुकिंग, वीविंग, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर. व्हाट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज़ एन एपरेंट कंसर्न फॉर प्रिवेसी. मोहनजोदारो के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उसमें प्रिवेसी का बहुत ध्यान रखा गया था. जो भी ग्राउंड लेवल पर चीज़ें थी, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पर जो भी रूम्स थे, उनमें कोई भी विंडो नहीं थी कि बाहर से कोई भी आए और अंदर झांक कर देखे. जो मेन एंट्रेंस थी उसमें पूरे इंटायर कोर्टयार्ड का इंटीरियर नहीं दिखता था, जो भी मेन एंट्रेंस होती थी. हर हाउस का अपना एक बाथरूम था जिसमें ब्रिक्स थी, ड्रेनिंग सिस्टम था, वॉल थी, और वो वाली ड्रेन्स स्ट्रीट की ड्रेन से कनेक्टेड थी ताकि वो सारा बाहर चला जाए, सारा ड्रेन, सारा गंदा पानी. कुछ हाउसेज़ में स्टेयर केसेस के एविडेंस भी मिले हैं कि मतलब वहाँ पर सीढ़ियाँ हुआ करती थी अपने घर के सेकंड स्टोरी पर जाने के लिए. बहुत सारे घरों में वेल्स यानी कुएं मिले हैं. ये कुएं किसी ऐसे रूम में बनाए जाते थे जो कि बाहर से भी लोग, आने जाने वाले जो लोग हैं, पासर बाय जो हैं, वो उस वेल को यूज़ कर सकें. एंड इट इज़ एस्टिमेटेड कि टोटल नंबर ऑफ़ वेल्स जो है मोहनजोदड़ो में वॉज अबाउट 700. ये घर का इंटीरियर यहाँ पर दिखाया गया है. यहाँ पर स्टेयर केसेस हैं, अलग अलग रूम्स हैं. इस तरह से वहाँ का आर्किटेक्चर था. अब अभी तक हमने बात करी लोअर टाउन की, मोहनजोदड़ो के लोअर टाउन की, जिसमें हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे साइटेडल, यानी कि जो दूसरा पार्ट था टाउन का, मोहनजोदड़ो साइट का, वो साइटेडल था, उसके बारे में बात करेंगे. साइटेडल को मेनली यूज़ किया जाता था स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए. जैसे कि कोई त्यौहार है, कुछ है, तो सब लोग वहाँ पर किसी स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए ही आते थे. यहाँ पर एक वेयर हाउस हुआ करता था, एक मैसिव स्ट्रक्चर था ब्रिक्स से बना हुआ, लोअर ब्रिक्स से बना हुआ. वाइल द अपर पोर्शन प्रॉबेबली ऑफ वुड, नीचे का पोर्शन ब्रिक का, ऊपर का पोर्शन वुड का बना हुआ होता था. डीकेड लॉन्ग अगो एंड द ग्रेट बाथ, जो कि वुड से बनी हुई चीज़ें थी, वो बहुत टाइम पहले ही डीके हो गई. उनका थोड़े बहुत रिमेन्स मिले हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये गेस करा है कि यहाँ पर ऐसे होता होगा, वुड का एक स्ट्रक्चर होता होगा. एंड मेनली है वहाँ का ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जो वहाँ के कोर्टयार्ड में था, जिसमें चारों साइड्स में कॉरिडोर्स थे. 2 फ्लाइट थे जिसमें कि
एक तरफ से नॉर्थ एंड साउथ में आने और जाने के लिए टैंक के अंदर, जैसे कि स्विमिंग पूल्स होते हैं, आप समझ सकते हैं, विच वॉज मेड वाटर टाइट, जहाँ जिससे कि पानी बाहर ना जा सके, बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग अ मोर्टार ऑफ जिप्सम, एजेस पर ब्रिक्स लगाकर और मोर्टार जिप्सम यूजिंग अ मोर्टार ऑफ जिप्सम, इसको यूज़ करके किया जाता था कि ये पानी बाहर ना आए। रूम्स बने हुए थे हर साइड, तीनों साइड्स पे, इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, इस पूरे, जैसे कि स्विमिंग पूल का पानी हम ड्रेन कर देते हैं, ऐसे ही इस टैंक का पानी ह्यूज ड्रेन में जाकर फ्लो हो जाता था। Across a lane to the north lay a smaller building with 8 bathrooms. नॉर्थ की तरफ एक बिल्डिंग थी जिसमें 8 बाथरूम्स थे, 4 on each side of the corridor, जहाँ पर which drains from each bathroom connecting to a drain that ran along the corridor. इन अलग अलग बाथरूम्स की अलग अलग ड्रेन्स कनेक्टेड थी मेन ड्रेन से, और सारा पानी इकट्ठा होकर बाहर आ जाता था। The uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel, has led scholars to suggest कि ये किसी तरह का स्पेशल रिचुअल बाथ हुआ करता होगा, जैसे कि हम स्पेशल पर्पसेस पे, स्पेशल ओकेजन्स पे गंगा जी नहाने जाते हैं, ऐसे ही एक रिचुअल बाथ उस टाइम पर हुआ करता होगा। ग्रेट बाथ को इसीलिए यूज़ करा जाता होगा। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस क्या क्या थे उस समय? कास्ट तो हुआ नहीं करती थी, बट स्टिल सोसाइटी के अंदर कुछ डिफरेंसेस थे। अब देखते हैं वो क्या थे। बरियल्स, जो इंसान मर जाते थे उनको दफनाया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट जनरली यूज सर्टेन स्ट्रैटेजीज टू फाइंड आउट वेदर देयर वर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस अमंग पीपल लिविंग विद अ पर्टिकुलर कल्चर तो एक ही था, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे लोगों के अंदर। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को कैसे खोजा? इसमें उन्होंने देखा कि जो बरियल है, जो जिस तरह से लोगों को दफनाया जाता है, यू आर प्रॉबली फेमिलियर विद द मैसिव पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट में जैसे कि पिरामिड्स हैं, सम ऑफ विच वर कंटेम्प्रोनियस, मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी, हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर ही वो पिरामिड्स बनाए गए हैं। बहुत सारे पिरामिड्स जो हैं उसमें रॉयल बरियल है, मतलब जो रॉयल लोग थे उनको बरी किया गया है, उनको दफनाया गया है, बहुत सारी पैसों के साथ, बहुत सारे गहनों के साथ उनको दफनाया गया है। हरप्पन साइट्स में जो बरियल्स मिले हैं, द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द बरियल पिट्स वर मेड। बरियल पिट को बनाने में, उस गड्ढे को बनाने में बहुत सारे डिफरेंसेस आर्कियोलॉजिस्ट ने पाए। इन सम इंस्टेंस दी हॉलोड आउट स्पेस वर लाइंड विद ब्रिक्स। किसी बरियल साइट पर जो गड्ढा बनाया गया उसको ब्रिक्स से लाइन करा गया और किसी में नहीं करा गया। कुछ ग्रेव्स में पॉटरी मिली, ऑर्नामेंट्स मिले, इंडिकेटिंग अ बिलीफ दैट दीज कुड बी यूज्ड इन दी आफ्टर लाइफ। वो आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे कि यहाँ इस दुनिया में इनका जीवन ख़त्म हो गया, अब जो है ये अपनी दूसरी दुनिया में जाएंगे और वहाँ पर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें वो उनको उनके बरियल के साथ, उनके दफनाने के साथ साथ उनके साथ रख दिया करते थे। आफ्टर लाइफ में वो विश्वास रखते थे। ज्वेलरी मिली है बहुत सारे मेन एंड वेमेन के बरियल साइट पे। इन फैक्ट इन दी एक्सकेवेशंस एट दी सिमेंट्री इन हरप्पा इन द mid-80s, एन ऑर्नामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 shell rings, a jasper bead and hundreds of micro beads was found near the skull of a male। एक मेल स्कल के पास इतनी सारी बीड्स मिली है 1980s में जो एक्सकेवेशन हुआ था उसमें। इन सम इंस्टेंस द डेड वॉज बरीड विद कॉपर मिरर्स। बहुत सारे बरियल साइट में कॉपर मिरर्स को खोजा गया है। बट ऑन दी होल इट अपीयर्स कि जो हरप्पन्स थे वो डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीशियस थिंग्स विद द डेड। वो बहुत कम लोगों के साथ ही प्रीशियस थिंग्स, जैसे कि यहाँ पर देखा हमने कि 3 shell ring एक स्कल ऑफ अ मेल, एक मेल की बॉडी के साथ रखी गई थी, उसके स्कल के पास वो मिले सारे बीड्स, सारे ऑर्नामेंट्स, जो कि बहुत महंगी चीज़ें थी, बहुत लग्जरियस चीज़ें थी। लेकिन कॉमनली यही देखा गया है कि हरप्पन्स जो थे वो प्रीशियस थिंग्स डेड बॉडी के साथ रखना नहीं चाहते थे, नहीं रखते थे। लुकिंग फॉर लग्जरीज, अनदर स्ट्रैटेजी टू आइडेंटिफाई सोशल डिफरेंसेस इज़ टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। उस समय के जो आर्टिफैक्ट्स थे, उस समय के जो जितने भी लोग आर्ट करते थे, कुछ बनाते थे, पॉटरी बनाते थे, कुछ आर्ट करते थे, उन सबको आर्टिफैक्ट्स बोला जाता है। विच आर्कियोलॉजिस्ट ब्रॉडली क्लासीफाई एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो डेली यूज़ चीज़ों की आती है, जो कि ऑर्डिनरी लोग यूज़ करते हैं, जो कि बनते हैं स्टोन और क्ले से। उनको
यूटिलिटेरियन बोला जाता है। दीज इंक्लूड क्वर्न्स, पॉटरी, नीडलेस, फ्लैश रबर्स, इन सबको, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। एंड आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सेटलमेंट्स, हर सेटलमेंट में अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और मिले हैं हर जगह। यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो मिले हैं वो मिले हैं लग्जूरियस ऑब्जेक्ट्स, जो कि दे वर वेरी रेयर एंड वर वेरी कॉस्टली, नॉन लोकल मटीरियल्स और विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़। लिटिल पॉट्स ऑफ फैंस, अ मटेरियल मेड ऑफ ग्राउंड सैंड और सिलिका मिक्सड विथ कलर एंड अ गम एंड देन फायर्ड, मतलब पॉटरी मिली है लेकिन अलग तरीके की, जिसमें मिट्टी अलग यूज़ हुई है, जिसको अलग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। वो प्रॉबली कंसिडर्ड प्रीशियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू मेक, इसको प्रीशियस इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत मुश्किलों में बनती थी। द सिचुएशन बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन वी फाइंड व्हाट सीम टू बी आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़ सच एज स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ रेयर मटीरियल सच एज फैंसी। डू वी क्लासीफाई दीज यूटिलिटेरियन और लग्जरीज, मतलब है नॉर्मल चीज़ें, पॉटरी एक नॉर्मल सा घड़ा है लेकिन वो नॉर्मल डेली यूज़ की चीज़ है, लेकिन वो इतनी डिफ़िकल्ट है उसको बनाना उस पर्टिकुलर मटेरियल से, इसीलिए उसको लग्जूरियस माना गया है। इफ़ वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिफैक्ट्स, हमें ये पता लगेगा कि बहुत रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि वैल्यूएबल मटेरियल्स से बने हैं, जिनको लार्ज सेटलमेंट्स में ही देखा गया है, लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, एंड आर रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स। स्मॉलर सेटलमेंट्स में इन चीज़ों को बहुत कम पाया गया है, लग्जूरियस थिंग्स को बहुत कम पाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिनिएचर पॉट्स, बहुत छोटे छोटे मिनिएचर पॉट्स बनाए गए इसी से ही, फियांसे से, जो बहुत ही कॉस्टली, बहुत ही प्रीशियस माना गया है। परफ्यूम बॉटल्स आर फाउंड मोस्टली इन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा एंड देर आर नन फ्रॉम स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन। गोल्ड टू वॉज रेयर, गोल्ड भी बहुत कम देखा जाता था। And as at present probably precious. All the gold jewelry found at Harappan sites was recovered from hoards. मतलब बहुत ही कम गोल्ड मिला है एंड हरप्पन साइट्स में ही मेनली गोल्ड ज्वेलरी, लग्जूरियस आइटम्स मिली हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन, अब हमने देखा कि जिस तरह से चीज़ें मिली हैं, बीड्स और जितनी भी ये ज्वेलरी है, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, उन सब का प्रोडक्शन भी तो कोई ना कोई करता ही होगा। तो उनके क्राफ्ट प्रोडक्शन किस तरह से होता था, कहाँ होता था, कैसे होता था, इन सब चीज़ों के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरह से फाइंड आउट किया, अब हम वो देखेंगे। लोकेट छनुदारो एंड मैप 1, जो हमने ऊपर मैप देखा था उसमें छनुदारो एक साइट का नाम है, एक बहुत ही छोटी सेटलमेंट है मोहनजोदारो के कंपैरिजन में। एक्सक्लूसिवली ये डिवोटेड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन में, इसमें बीड मेकिंग होती थी, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, ये सब चीज़ें हुआ करती थी। ये वैरायटी ऑफ मटेरियल्स जो थे वो बीड्स को बनाने में यूज़ होते थे। स्टोन्स लाइक कैरनेलियन ब्यूटीफुल रेड कलर का हुआ करता था, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट, मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, फियांसे, टेराकोटा एंड बर्न्ट क्ले, ये सब यूज़ होते थे उन आर्टिफैक्ट्स, उनका प्रोडक्शन करने के लिए। कुछ बीड्स जो थे वो 2 से ज़्यादा स्टोन्स से बनाए जाते थे, दोनों स्टोन्स को सीमेंट करके आपस में। शेप्स भी अलग अलग हुआ करती थी, डिस्क शेप्ड, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, अलग अलग शेप्स की बीड्स बनाई जाती थी। सम वर डेकोरेटेड बाय इंसाइजिंग और पेंटिंग, उन पर पेंट करके उनको सजाया जाता था। टेक्निक्स जो थी बीड्स बनाने की वो हर जगह पर अलग है। स्टीएटाइट जो है एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है जिस पर आसानी से वर्क किया जा सकता है। कुछ बीड्स जो हैं वो मोल्ड करी गई, मतलब उनको शेप में लाया गया विथ स्टीएटाइट पाउडर। दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप्स, अब वो शेप में लाना, मोल्ड करना सीख गए तो अलग अलग शेप्स की चीज़ें वहाँ पर बनने लगी। अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स, जब ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स हैं उनके अलावा और भी बहुत सारे शेप्स में चीज़ें बनने लगी। How the steatite microbead was made remains a puzzle for archaeologists studying ancient technology. जो स्टीएटाइट की बहुत ही माइक्रो, मतलब बहुत ही छोटी छोटी बीड्स हैं, वो कैसे और किस तरह से बनाई गई होंगी वो आज तक भी पज़ल है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट के जो एक्सपेरिमेंट है वो रिवील्ड हुआ है कि जो रेड कलर था कार्नेलियन का वॉज ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग द येलोइश रॉ मटेरियल एंड बीड्स एट वेरियस स्टेजेस। जो इसका रेड कलर है वो इसको बार बार फायरिंग करके इसको बनाया गया होगा। नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स, जो नोड्यूल्स हैं उनको रफ शेप्स में बनाकर एंड देन फाइनली उसको तराश कर, ग्राइंड करके, पॉलिश करके, ड्रिल करके, उसको प्रोसेस करके पूरा अच्छे से वो बीड्स बनाई गई होंगी। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स यूज़ हुई होंगी छनुदारो में, लोथल में, धोलावीरा में।
इफ़ यू लोकेट नागेश्वर एंड बालाकोट और नागेश्वर को अगर हम मैप 1 में देखेंगे, हमें ये नोटिस करेंगे कि दोनों सेटलमेंट्स जो हैं वो कोस्ट के पास हैं, मतलब पानी के एरिया के पास हैं। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे जहाँ पर शेल ऑब्जेक्ट्स की चीज़ें बनती थी, जैसे कि बैंगल्स, लैडल्स एंड इनले, विच वर टेकन टू अदर सेटलमेंट्स। इनको बनाकर, जैसे कि आज हम ट्रेडिंग करते हैं, एक जगह पर एक फैक्ट्री में चीज़ बनाकर दूसरी सिटी में जाकर उसको बेचते हैं, वही चीज़ वहाँ पर वो चीज़ बनाकर बाहर के सेटलमेंट्स में उसको भेजा गया था। इट इज़ लाइकली दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम छनुदारो एंड लोथल वर टेकन टू मोहनजोदारो एंड हरप्पा। छोटी सेटलमेंट्स से में चीज़ें बनती थी और वो बड़ी सेटलमेंट्स में जाती थी। जैसे कि हम कह सकते हैं कि गांव में जो खेती बाड़ी होती है, गेहूँ उगता है, चावल उगते हैं, वो शहरों में आकर बिकते हैं या शहरों में आकर यूज़ होते हैं। वही चीज़ थी वहाँ भी, जो छोटी सेटलमेंट्स थी वहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था और बड़े बड़े सिटीज़ में जाता था। आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने ऊपर जो पढ़ा कि प्रोडक्शन कैसे होता था, कहाँ होता था, अभी आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा कि इसी जगह पर, इसी सेटलमेंट में ये क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा रॉ मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल है। रॉ मटेरियल जहाँ पर भी था उस जगह को मान लिया गया कि यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। स्टोन नोड्यूल्स, होल शेल्स, कॉपर ओर, टूल्स, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, रिजेक्ट्स एंड वेस्ट मटेरियल, यहाँ पर इन चीज़ों के थ्रू ये माना गया कि यहाँ पर ही प्रोडक्शन होता होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जहाँ प्रोडक्शन होगा वहीं तो रॉ मटेरियल आएगा, वहीं तो टूल्स मिलेंगे, वहीं तो वेस्ट मटेरियल और रिजेक्ट्स मिलेगा। इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ क्राफ्ट वर्क। ऑब्वियसली जो चीज़ हमने बनाई है उसका जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पर ऐसे ही रह गया, फिक गया, वो जहाँ पर भी मिला उसी को क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट मान लिया गया। फॉर इंस्टेंस, इफ़ शेल और स्टोन इज़ कट टू मैनी ऑब्जेक्ट्स, देन पीसेज ऑफ दीज मटेरियल्स विल बी डिस्कार्डेड एज वेस्ट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। जो छोटे वेस्ट मटेरियल होते थे, छोटे छोटे टाइनी पीसेस होते थे, उनको तो डिस्कार्ड कर दिया जाता था, लेकिन जो लार्ज वेस्ट पीसेस होते थे, वेस्ट मटेरियल होता था, उसको नया ऑब्जेक्ट बनाने में, नया छोटा ऑब्जेक्ट बनाने में यूज़ किया जाता था, और छोटी छोटी जो पीसेस हुआ करते थे उनको वर्क एरिया में लेफ़्ट कर दिया जाता था। यही ट्रेसेस हैं जो सजेस्ट करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर्स, क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था वो लार्ज सिटीज़ में भी हुआ करता था, सच एज़ मोहनजोदड़ो एंड हरप्पा। स्ट्रैटेजीज़ फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। अब जैसा कि हमने क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर क्या क्या क्राफ्ट था, किस किस चीज़ का प्रोडक्शन होता था, बीड्स हो गए, अलग अलग ये आर्टिफैक्ट्स हो गए। अब इनका जो प्रोडक्शन होता था, इसके लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता था। अब कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स तो अवेलेबल था पूरी सिविलाइजेशन में, लेकिन कुछ कुछ मटेरियल ऐसे थे जो कि बाहर से भी लाए जाते थे। अब हम उन मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता होगा उस टाइम पे, बाहर की कंट्रीज़ से क्या रिलेशनशिप था, कैसे हम से दूसरी कंट्रीज़ तो नहीं, उस समय सिविलाइजेशंस हुआ करती थी, तो बाहर की सिविलाइजेशन से हम क्या क्या लेते थे और यहाँ की सिविलाइजेशन से बाहर क्या क्या जाता था। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने बताया, क्ले जो था वो लोकली अवेलेबल था। मैनी सच एज स्टोन, टिम्बर, मेटल, ये बाहर से लाया जाता था फ्रॉम द एलुवियल प्लेन। हमें मिले हैं यहाँ पर टेराकोटा टॉय मॉडल ऑफ बुलक कार्ट। बुलक कार्ट का एक टॉय मॉडल मिला है टेराकोटा का। जैसे कि हमने एग्रीकल्चर के बारे में डिपिक्ट किया था एक टेराकोटा मॉडल देख के बुल का, कि हाँ बुल को हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते होंगे, ऐसे ही बुलक कार्ट को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट करा कि बुलक कार्ट एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस टाइम पर हुआ करता होगा लैंड रूट्स के लिए। रिवरन रूट्स along the Indus and its tributaries as well as coastal routes was also probably used। मतलब रिवराइन रूट्स मतलब नदी के थ्रू ट्रैवल करना, ये भी बहुत ज़्यादा उस टाइम पर हुआ करता था। इसके भी ट्रेसेस मिले हैं, विद बोट्स वो लोग करते होंगे। हरप्पन्स के बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिले हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के, अलग अलग तरीके के। फॉर इंस्टेंस, बहुत सारी इस्टेब्लिशमेंट्स जो थी, सेटलमेंट्स जो थी, जैसे कि नागेश्वर एंड बालाकोट, यहाँ पर शेल मिला है और शेल को दूसरे जगह ले जाकर वहाँ पर इसका क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। अब बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जैसे कि शोरतुगाई इन फार ऑफ अफ़गानिस्तान,
यहाँ पर मिला है लैपिस लेजुली, एक ब्लू स्टोन का जो कि बहुत हाई वैल्यू रखता था उस टाइम पे। लोथल में मिला है कार्नेलियन फ्रॉम भरूच इन गुजरात। स्टीएटाइट मिला है साउथ राजस्थान में, नॉर्थ गुजरात में, एंड मेटल मिला है राजस्थान में। ये तो इंडिया के आसपास की बात हो गई, लेकिन इंडिया से बाहर भी, मतलब इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाहर की सिविलाइजेशन से भी बहुत सारा मटेरियल लाया जाता था। अनदर स्ट्रैटेजी जो थी रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने की वो ये थी, they send expeditions to areas such as the खेतरी region of राजस्थान for copper and South India for gold। साउथ इंडिया में ट्रैवल करा जाता था गोल्ड लाने के लिए, और राजस्थान के रीजन में करा जाता था एक्सपीडिशन कॉपर पाने के लिए। ये जो एक्सपीडिशंस थे इसमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता था लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। ओकेजनल फाइंड्स ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स सच एज स्टीएटाइट माइक्रो बीड्स इन दीज एरियाज आर इंडिकेशंस ऑफ सच कॉन्टैक्ट। अब यहाँ से रॉ मटेरियल लाया जाता था, फिर जाकर उनका क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, उसके बाद वापस से ये चीज़ें आया करती थी। तो ऐसे बहुत सारे स्टीएटाइट माइक्रो बीड्स मिले हैं जिससे जो ये सजेस्ट करते हैं कि वहाँ के लोगों में आपस में कितना कम्युनिकेशन था, लोकल कम्युनिटीज़ में चीज़ें इधर से उधर होती थीं, और इसी से ही हमें एविडेंस मिला है कि हाँ कम्युनिकेशन हुआ करता था उस टाइम पे। There is evidence in the Khetri area for what archaeologists call the गणेश्वर जोधपुरा कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट इसको गणेश्वर जोधपुरा कल्चर बोलते हैं। विद इट्स डिस्टिंक्टिव नॉन हरप्पन पॉटरी एंड अनयूजुअल वेल्थ ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जो पॉटरी थी वो नॉन हरप्पन थी और बहुत ही वेल्दी कॉपर ऑब्जेक्ट्स थे। इट इज़ पॉसिबल कि जो इनहैबिटेंट्स थे इस रीजन के वो सप्लाई करते होंगे कॉपर हरप्पन्स को, मतलब कॉपर अवेलेबल था लेकिन बाहर के लोग भी कॉपर सप्लाई करते थे। इसलिए बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ऐसे भी मिले हैं जहाँ पर नॉन हरप्पन पॉटरी है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हरप्पा के नहीं हैं लेकिन मिले हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आए ही होंगे वो। यही सजेस्ट करता है, यही छोटी छोटी चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि हाँ हमारा कम्युनिकेशन था अलग अलग लैंड्स में। अब यहाँ पर और दूर सिविलाइजेशंस की बात हो रही है, जैसे कि बहुत ही रीसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि कॉपर जो है वो ओमान से भी लाया जाता था। ओमान एक्चुअली साउथ ईस्टर्न टिप में है ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, मतलब आज जहाँ पर अरब कंट्रीज़ होती हैं, आज जहाँ पर अरब कंट्रीज़ है वहाँ पर ही है एक जगह ओमान। उस समय पर जो वो सिविलाइजेशन होती होगी वहाँ से कॉपर आता था। केमिकल एनालिसिस ने ये भी शो करा है कि ओमानी कॉपर और हरप्पन आर्टिफैक्ट्स में सेम ट्रेस मिले हैं निकल के, जिससे ये सजेस्ट करते हैं कि इन दोनों का कॉपर का ओरिजिन सेम है। बहुत सारे अदर ट्रेसेस भी मिले हैं। एक डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल मिला है जो कि लार्ज हरप्पन जार था, इसमें थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले से उसको बनाया हुआ था। ओमानी साइट्स में, मतलब ओमान में वो मिला है हरप्पन आर्टिफैक्ट, हरप्पन जार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ हरप्पा में चीज़ें बनकर ओमान भी जाती थीं और ओमान से कॉपर हरप्पा आता था। सच थिक कोटिंग्स प्रिवेंट द परकोलेशन ऑफ लिक्विड्स। ये जो थिक कोटिंग की जाती है ये उस पर्टिकुलर जार को प्रोटेक्ट करने के लिए करी जाती है। वी डू नॉट नो वॉट वॉज कैरीड इन दीज वेसल्स बट इट इज़ पॉसिबल दैट दी हरप्पन्स एक्सचेंज दी कंटेंट्स ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर। अब उस टाइम पर पैसे का यूज़ कितना था, क्या था, ये हमें नहीं पता, और मोस्टली आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि नहीं था। सबसे स्टार्टिंग में आया था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या था, एक चीज़ लो और इधर से भी कोई पर्टिकुलर चीज़ ही इन रिटर्न दी जाती थी। पैसे का यूज़ उस टाइम पर नहीं था। तो इसी तरह से यहाँ भी यही सजेस्ट किया जा रहा है कि हरप्पन्स जो थे वो कॉपर के बदले, ओमानी कॉपर के बदले ये वेसल्स एक्सचेंज करते होंगे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ये मिला है टू द 3rd मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा रेफर टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगान। एक और रीजन है जहाँ से कॉपर आया करता था विच इज़ मगान। ये ओमान का ही दूसरा नाम है। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट्स ऑल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ निकल। मतलब वही जो मैंने बताया कि जिस तरह से हम कुछ चीज़ों को देखकर ये पता लगाते हैं कि ये दोनों चीज़ों का सेम ही ओरिजिन है क्योंकि इसमें ट्रेसेस पाए गए हैं उसी ओरिजिन के। फॉर एग्जांपल ओमानी कॉपर का ट्रेस जो था वो हरप्पन साइट की चीज़ों पर पाया गया। इससे ये सजेस्ट होता है कि हाँ ये सेम ओरिजिन की ही चीज़ें हैं। मेसोपोटामियन साइट्स पे भी उसी तरीके के निकल पाए गए। अदर आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स
और भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बताते हैं कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कांटेक्ट हुआ करता था, सिर्फ कॉपर के लिए ही नहीं, हड़प्पन सील्स के लिए, वेट्स, डाइस एंड बीड्स, इन सब चीज़ों के लिए। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेंशन है कि एक रीजन था जिसका नाम था दिलमुन, प्रॉबेबली द आइलैंड ऑफ बहरान, मगान एंड मेलुआ, पॉसिबली द हड़प्पन रीजन। उसमें हड़प्पन रीजन का भी नाम है उनके टेक्स्ट बुक में। दे मेंशन द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुआ, कार्नेलियन, लेपिस लेज़ुली, कॉपर, गोल्ड एंड वैराइटीज़ ऑफ वुड, ये सब चीज़ें हड़प्पा से जाया करती थी वहाँ पे। मेसोपोटामियन मिथ सेज ऑफ मलुआ, मे योर बर्ड बी द हज बर्ड, मे इट्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। Some archaeologists think the Hajj bird was the peacock. Did it get this name from its call? It is likely that communication with Oman, मतलब जो उस समय के मेसोपोटामियन टेक्स्ट मिले हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें करी हैं कि उससे ये सजेस्ट करते हैं, एविडेंस मिलता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि हाँ, हड़प्पा से उनके रिलेशंस थे। Mesopotamian texts refer to Meluwa as a land of seafarers. Besides, we find depictions of ships and boats on seals. बहुत सारी सील्स ऐसी भी मिली हैं जिसमें शिप्स के और बोट्स के डिपिक्शन मिले हैं, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता होगा थ्रू शिप्स। सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड राइटिंग्स। सील्स एंड सीलिंग्स आर यूज टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब उस टाइम पर मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, व्हाट्सएप तो हुआ नहीं करता था कि एक कम्युनिकेशन करने के लिए मैसेज भेजा और वहाँ पहुँच गया। उस समय पर सील्स पर मैसेज, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करने के लिए सील्स पर कुछ चीज़ें लिखी जाती थी। इमेजिन अ बैग ऑफ गुड्स बीइंग सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर कोई चीज़ एक प्लेस से दूसरी जगह पर जानी है, इट्स माउथ वॉज टाइड विद रोप एंड ऑन द नॉट वॉज एफिक्स्ड सम वेट क्ले ऑन विच वन और मोर सील्स वर प्रेस्ड। अब उस पर्टिकुलर सामान को ये डिनोट कराने के लिए कि हाँ, ये सामान हड़प्पा से आया है, उसमें एक सील लगाई जाती थी। उसको क्ले से बनाया जाता था और उस पर वो सील लगा दी जाती थी, जिसमें उसका एक इम्प्रेशन छोड़ दिया जाता था। जैसे कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, एक क्ले का ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर सील का इम्प्रेशन दिया हुआ है। It means that it had not been tampered with. The sealings also conveyed the identity of the sender. Identity पता लगाने के लिए कि हाँ, ये पर्टिकुलर सील हड़प्पा से आई है, ये पता लगाने के लिए सील्स बनाई जाती थी। स्क्रिप्ट्स क्या होती थी उस टाइम पे? हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग। हड़प्पन सील्स में बहुत जगह एक राइटिंग जैसा कुछ दिखाई दिया है कि हाँ, ये उनकी भाषा हुआ करती होगी, प्रॉबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर। आर्कियोलॉजिस्ट ने, अब उस टाइम ABCD तो नहीं होती थी कि वो पढ़ लेते या ABCD और वर्ड्स बनाकर वो लिखते। उस समय पर वो अपनी खुद की ही राइटिंग, खुद की ही सारा चीज़ें करते थे, उनकी खुद की ही एक लैंग्वेज थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट करा है कि मे भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी भाषा में अपना नाम और ओनर का नाम लिखा हो, ओनर का टाइटल लिखा हो। स्कॉलर्स ने ये भी सजेस्ट किया है कि जो मोटिफ मिले हैं, जनरली एन एनिमल, कन्वेड अ मीनिंग टू दोज हु कुड नॉट रीड। हो सकता है कि जो लोग पढ़ लिखना सकते हो, या फिर हो सकता है इस सिविलाइजेशन की भाषा कुछ और है, दूसरी सिविलाइजेशन की भाषा कुछ और है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि एनिमल्स के बारे में सबको पता होता है। तो मोटिफ इसीलिए यूज़ करे जाते होंगे उन लोगों को समझाने के लिए जो पढ़ लिख नहीं पाते थे। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट। बहुत जो छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, बहुत छोटी छोटी राइटिंग के ट्रेसेस मिले हैं। लॉन्गेस्ट राइटिंग जो मिली है हड़प्पा की, उसमें 26 साइंस हैं। जैसे कि हमारी ABCD होती है, ऐसे ही उनकी एक खुद की एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता होगा, अल्फ़ाबेट्स होते होंगे, अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती होगी। उसके 26 वर्ड्स उनको मिले हैं, 26 साइंस उनको मिले हैं। वर्ड नहीं, अल्फ़ाबेट हम कह सकते हैं। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारी भाषा अलग है, उनकी भाषा अलग हुआ करती थी। तो उस साइंस को पढ़ पाना, उन वर्ड्स को देख पाना, पढ़ पाना, समझ पाना आज तक भी आर्कियोलॉजिस्ट के बस की नहीं है, वो नहीं पता लगा पाए हैं। इट वॉज़ एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल। हाँ, जो हम वॉवल्स, कॉन्सोनेंट हम पढ़ते हैं, ऑब्वियसली वो नहीं थे। समवेयर बिटवीन 375 एंड 400 इट इज़ एपरेंट दैट द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एज सम सील्स शो अ वाइडर स्पेसिंग ऑन द राइट एंड क्रैम्पिंग ऑन द लेफ्ट। अब हम जब लिखना शुरू करते हैं तो हम राइट टू लेफ़्ट लिखना शुरू करते लेफ़्ट टू राइट लिखना शुरू करते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि राइट की तरफ जो चीज़ें लिखी होंगी उसमें हम अच्छे से प्रॉपर स्पेसिंग देते हैं, और लेफ़्ट में लिखने में घुचड़ मुचड़ कर देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि लेफ़्ट में जगह नहीं होती। लेकिन अगर हम उल्टा करें, अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखना राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखना शुरू करें, तो
लेफ़्ट की तरफ तो प्रॉपर स्पेसिंग होगी, राइट की तरफ घुचड़ मुचड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये देखी कि ये लोग हमारी तरह लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखते थे, राइट टू लेफ़्ट लिखते थे, उल्टा लिखते थे। एज इफ़ द एनग्रेवर बिगेन वर्किंग फ्रॉम द राइट एंड देन रन आउट ऑफ द स्पेस। ऐसा ही फील होता था कि उन्होंने राइट से लिखना शुरू करा और फिर उनके पास जगह कम बच गई, तो उन्होंने प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दी वर्ड्स के बीच में। कंसिडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड। सील्स, कॉपर टूल्स, जार्स, टेराकोटा टैबलेट्स। टैबलेट्स हुआ करते थे जैसे कि हमारे टैबलेट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल जो हमारा डिवाइस होता है वैसे ही होते थे वो, स्टोन क्ले के बने हुए, और उसके ऊपर लिखा जाता था। Jewelry, bone rods, even an ancient signboard. Remember, there may have been writing on perishable materials too. महंगे luxurious materials पर भी writing मिली है. Weights. एक्सचेंजेस जो थे वो रेगुलेट होते थे बाय अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट, जैसे कि आज होता है 1 किलो, 2 किलो, 500 ग्राम, 600 ग्राम। ऐसे ही उस टाइम पर, अब जैसे हमारी लैंग्वेज अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग थी, हमारा नापने का तरीका, वेट्स अलग है, 1 किलो 2 किलो हम ऐसे नापते हैं, उनका तरीका अलग होता होगा, लेकिन जो वेट्स उनके मिले हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि इसको इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा, नापने के लिए, वेट करने के लिए, इसलिए वेट्स बोला गया है। वेट्स वर यूजुअली मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड शर्ट एंड जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग्स। क्यूबिकल होते थे, कोई मार्किंग नहीं होती थी। लोअर डिनोमिनेशन के वेट होते थे 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड अप टू 12,800, वाइल दी हायर डिनोमिनेशन फॉलोड द डेसिमल सिस्टम। जो हायर डिनोमिनेशन होता था उसको डेसिमल सिस्टम में वो काउंट करते थे। द स्मॉलर वेट्स प्रॉबेबली यूज्ड फॉर वेटिंग ज्वेलरी एंड बीड्स। जो स्मॉलर वेट होते थे उनको मेनली ज्वेलरी और बीड्स को वेट करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। एंड मेटल स्केल पैन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। Ancient authority. There are indications of complex decisions being taken and implemented in Harappan society. Obvious सी बात है, एक civilization है तो कोई ना कोई उसकी political authority होती ही होगी। तो उस टाइम पर क्या था, राजा रानी थे, डेमोक्रेसी थी, क्या था, अब हम वो पढ़ने वाले हैं कि उस टाइम पर एक्चुअली में डिसीजंस कौन लेता था, इम्प्लीमेंट कौन करता था, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता था पूरी सिविलाइजेशन का। दी एक्स्ट्रॉर्डनरी यूनिफॉर्मिटी ऑफ हरप्पन आर्टिफैक्ट्स। जो हरप्पन आर्टिफैक्ट्स थे उनमें इतनी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी थी, सब सेम तरीके के थे। सील्स, वेट्स, ब्रिक्स, नोटेबली, अब जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में पैसे की यूनिफॉर्मिटी है, सब लोग रुपए ही यूज़ करते हैं, कोई डॉलर यूज़ नहीं करता, करेंगे तो नहीं यूज़ करेंगे, कर पाएगा इंडिया में, अगर कोई कोशिश भी करे तो भी नहीं कर पाएगा। इससे क्या सजेस्ट होता है कि इंडिया एक यूनिट है, एक कंट्री है जिसकी एक अलग आइडेंटिटी है, एक यूनिफॉर्मिटी है कि हाँ हम रुपए ही यूज़ करते हैं, डॉलर यूज़ नहीं करते। अब हम यहाँ पर क्यों ये चीज़ कह पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक कंट्री है, यहाँ पर एक अलग सरकार है, अलग आर्मी है, प्रधानमंत्री है, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे पास पूरी एक सरकार है, पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन उस टाइम पर हज़ारों साल पहले क्या एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता होगा, किस तरह से चीज़ें इम्प्लीमेंट होती होंगी, वो अब हम देखेंगे। यूनिफॉर्मिटी पाई गई है आर्टिफैक्ट्स में। सील्स, वेट्स, ब्रिक्स, नोटेबली ब्रिक्स दो ऑब्वियसली नॉट प्रोड्यूस्ड इन एनी सिंगल सेंटर वर ऑफ अ यूनिफॉर्म रेशियो थ्रू आउट द रीजन। ब्रिक्स ऑब्वियसली एक जगह पर ही, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही जगह पर ब्रिक्स बन रही हैं, वो अलग अलग जगहों पर बनती थी, अलग अलग सेंटर्स पे, लेकिन उनका रेशियो हमेशा यूनिफॉर्म होता था। वी हैव ऑल्सो सीन कि जो सेटलमेंट्स हैं वो स्ट्रैटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर वेरियस रीजंस। जैसे कि जो शेल मेकिंग सेटलमेंट्स हैं वो हमेशा कोस्टल एरियाज़ में ही मिलती थी, क्योंकि वहाँ पर शेल इजीली अवेलेबल था। तो इन सब चीज़ों को देखकर कि हाँ उन्होंने कितना दिमाग लगाया, किस तरह से चीज़ों को सेटल करा, वो सब अब हम देखेंगे। पैलेसेस एंड किंग्स। इफ़ वी लुक फॉर अ सेंटर ऑफ पावर और फॉर डिपिक्शंस ऑफ पीपल एंड पावर, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नो इमीडिएट आंसर। आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई इमीडिएट आंसर नहीं है कि वहाँ पर कोई सेंटर ऑफ पावर था, कोई राजा था, कोई अथॉरिटी थी, कोई पावर थी, नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट ये चीज़ नहीं पता लगा पाए, अभी भी उन्होंने कोई इमीडिएट आंसर नहीं दिया है। A large building found at Mohenjo-daro was labeled as a palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. एक large building पाई गई है मोहनजोदारो में जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलेस बोला है उसको, लेकिन अभी तक भी उसको प्रूफ नहीं कर पाए हैं। एक स्टोन स्टैच्यू पाया गया है जिसको वो प्रीस्ट किंग, आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है प्रीस्ट किंग। दिस इज़ बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद मेसोपोटेमियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रीस्ट किंग। ये मेसोपोटेमिया में पाया गया था, तो इसको देखकर लगता है कि हाँ राजा होगा ये उस टाइम का, इसलिए इसको प्रीस्ट किंग बोला गया। अब ऐसा ही एक हरप्पन सिविलाइजेशन में पाया गया, उसको भी नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने रख दिया प्रीस्ट किंग।
This is because archaeologists were familiar with the Mesopotamian history and its priest king and have found parallels in the Indus region. बहुत सारी चीज़ें सेम ही थी, पैरेलल ही थी मेसोपोटामियन से. But as we will see, the ritual practices of the Harappan civilization are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who performed them also held political power. कोई रिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ढंग से नहीं समझ पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पर हाँ वो ये चीज़ सजेस्ट करते हैं और नहीं भी कर पाते हैं, मतलब कंफ्यूज्ड हैं वो भी कि जो लोग ये चीज़ें करते होंगे, ये रिचुअल प्रैक्टिसेस करते होंगे, क्या उनके पास पॉलिटिकल पावर थी या नहीं थी. सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन कि हरप्पन सोसाइटी के कोई रूल्स ही नहीं थे, हर किसी को इक्वल स्टेटस मिलता था. कुछ लोग ये फील करते हैं कि कोई एक रूलर नहीं था, बहुत सारे रूलर्स थे. कुछ आर्ग्यू करते हैं कि एक सिंगल ही स्टेट हुआ करता होगा क्योंकि सिमिलैरिटी है आर्टिफैक्ट्स में, जैसे कि मैंने आपको रुपी का एग्जांपल दिया. The evidence for planned settlements, standardized ratio of brick size, establishment of settlements near sources of raw material, ये सब चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि लास्ट थ्योरी seems the most plausible. It is unlikely that entire communities could have collectively made and implement such complex decisions. इसीलिए जो लास्ट में ये थ्योरी दी गई है कि हो सकता है कोई राजा हो ही ना, जैसे कि हम आज डेमोक्रेसी में मानते हैं कि असली में लोकतंत्र है, मतलब लोग हैं वही अपने आप को चला रहे हैं. हालांकि ऐसा नहीं है, हम अपना राजा, हम अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, वो हमारे बिहाफ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, चीज़ों को चलाता है, लेकिन इनडायरेक्टली इट इज़ लोकतंत्र, इट इज़ पीपल्स पावर. तो वही चीज़ वहाँ सजेस्ट करी गई है कि शायद हो सकता है कोई रूलर ना हो, लोग, कम्युनिटी के लोग अपने आप ही चीज़ों को समझकर डिसीजन ले लेते हों और उसे इम्प्लीमेंट भी कर देते हों. दी एंड ऑफ सिविलाइजेशन. अब सिविलाइजेशन थी तो कहीं ना कहीं से ख़त्म भी हुई होगी किसी ना किसी वजह से. तो अब वो वजहें क्या थी जिनकी वजह से सिविलाइजेशन हमारी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन वो ख़त्म हो गई. एक एविडेंस मिलता है 1800 बिफोर कॉमन एरा में, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द मैच्योर हरप्पन साइट्स जैसे कि छोलिस्तान ये ख़त्म हो गई. साइमल्टेनियसली एक पॉपुलेशन का एक्सपेंशन दिखाई दिया नई सेटलमेंट्स में. गुजरात के एरिया में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लोग जो थे वो दूर दूर जगहों पर एक्सपैंड हो गए. बहुत सारी हरप्पन साइट्स ऐसी थी जो कि ऑक्यूपाइड रही 1900 बिफोर कॉमन एरा, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल तक भी वो रहीं. देयर अपीयर्स टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटीरियल कल्चर. लेकिन जो कुछ साइट्स 1900 बिफोर कॉमन एरा तक रहीं, उनमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चेंजेस आ गए थे. उनमें मार्क्ड बाय द डिसअपियरेंस ऑफ द डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन. डिसअपियरेंस हो गया बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स का, वीड्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, इन सब का डिसअपियरेंस हो गया. राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ये भी ख़त्म हो गया. इन जनरल बहुत कम मटेरियल्स थे जो अब बहुत ही कम चीज़ों को बनाने में यूज़ हो पाते थे. हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो थी वो ख़त्म हो गई थी. लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स बनने बंद हो गए थे. ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट आर कॉल्ड लेट हरप्पन और सक्सेसर कल्चर्स. मतलब कहाँ तो मोहनजोदारो और हरप्पा इतने ज़्यादा डेवलप्ड थे अपने टाइम के हिसाब से, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे, लेकिन अब एंड में आते आते वो डेवलपमेंट, वो जितना भी मॉडर्निटी थी, टेक्निक्स थी, वो सब ख़त्म होती चली गई. ये चेंजेस क्यों आए? कुछ एक्सप्लेनेशंस ये बताते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज, जैसे कि हम डायनासोर्स के विलुप्त होने का कारण क्या मानते हैं? क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का ख़त्म हो जाना, बार बार फ्लड आ जाना, बाढ़ आ जाना, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स, कभी कभी सूखा भी पड़ जाना, लैंडस्केप का ओवर यूज़ होना, ये कुछ कॉजेज़ थे जिनकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हमारा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया, पूरी तरह से कोलैप्स हो गया. It appears that a strong unifying element, perhaps the Harappan state, came to an end. हर चीज़ का डिसअपियरेंस हो गया, सील्स का, स्क्रिप्ट्स का, बीड्स का, पॉटरी का. जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम था अब वो लोकल वेट सिस्टम में बदल गया. Subcontinent would have to wait for over a millennium for new cities to develop in a completely different region. Almost over a millennium, millennium years, द सब कॉन्टिनेंट हैड टू वेट कि नई सिटीज़, नई सिविलाइजेशन बसे, क्योंकि उसके बाद बहुत टाइम तक कोई सिविलाइजेशन नहीं बसी थी. डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन.
बीच बीच में कुछ कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि उन्होंने इस चीज़ को कैसे खोजा, कैसे चीज़ों को समझा कि हाँ ये ऐसा होता होगा, ये ऐसे होता होगा। लेकिन अब हम समझेंगे कि पूरा टोटल छोटी छोटी चीज़ें कि किस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया। We have examined facets of the Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together parts of a fascinating history। जैसे कि हमने वेस्ट मटेरियल के बारे में पढ़ा कि वेस्ट मटेरियल से सजेस्ट करा गया है कि हाँ ये वाला वेस्ट मटेरियल यहाँ मिला है तो ये वाला प्रोडक्शन इसी जगह पर होता होगा। तो हमें पता लगा अभी ऊपर सारी चीज़ों को पढ़ के कि आर्कियोलॉजिस्ट ने किस तरह से डिस्कवर करा है हमारे सिविलाइजेशन को। जब हड़प्पन सिटीज़ ख़त्म होने के कगार पर आ गई, लोग ग्रेजुअली फॉरगॉट ऑल अबाउट देम। When men and women began living in the area in the millennia later, they did not know what to make of the strange artifacts that occasionally surfaced, washed by floods or exposed by soil erosion or turned up while plugging a field or digging for treasure। जब बहुत सालों बाद दोबारा से सेटलमेंट हुई, लोग वहाँ आकर रहने लगे, तो उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये पानी में बहकर क्या आ गया। मतलब जो हड़प्पा की पुरानी चीज़ें थी जो हमें मिली हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो फाइंड करी हैं, वो कहीं ना कहीं से तो मिली, खुदाई में मिली, कहीं पर बाढ़ में बहकर आ गई। तो लोगों को समझ नहीं आता था कि ये कहाँ से बहकर आ गया, क्या चीज़ है। उसकी वैल्यू उन्हें तब नहीं पता थी कि हज़ारों साल पहले, उनसे पहले भी लोग वहाँ रहा करते थे जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं। उनको उस टाइम समझ में नहीं आता था। कनिंगम्स कन्फ्यूजन। कनिंगम एक जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन शुरू करा मिड 19th सेंचुरी में। आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रेफर करा उनको रिटन वर्ड्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए एज अ गाइड टू इन्वेस्टिगेशन। कनिंगम का मेन इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड्स। उनका मानना, उनका जो इंटरेस्ट था वो अर्ली हिस्टोरिक एंड लेटर पीरियड में था, मतलब 6th से 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन की बहुत बाद की बात का। He used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims who had visited the subcontinent between the 4th and 7th century to locate early settlements। उन्होंने चाइनीज़ जो आर्कियोलॉजिस्ट आए थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स जो आए थे सबकॉन्टिनेंट में चीज़ें ढूंढने 4th और 7th सेंचुरी का, उन्होंने उससे हेल्प ली। उनके चीज़ों से उन्होंने जो फाइंडिंग्स ढूंढी थी उनसे हेल्प ली। कनिंगम ऑल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम ड्यूरिंग हिज सर्विस। उन्होंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट करा, डॉक्यूमेंट करा, ट्रांसलेट भी करने की कोशिश करी। व्हेन ही एक्सकेवेटेड साइट्स ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट्स दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू। उन्होंने बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स को इकट्ठा करा। A site like Harappa, which was not part of the itinerary of the Chinese pilgrims and was not known as an early historic city, did not fit very neatly within his framework of investigation। Chinese pilgrims ने कभी हड़प्पा के बारे में बात ही नहीं करी थी, क्योंकि उन्होंने तो बहुत बाद की चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करा था। हड़प्पा तो और भी पुरानी थी, तो वो कनिंगम की वर्क में, उनके फ्रेमवर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर नहीं आता था। सो although Harappan artifacts were found fairly often during the 19th century and some of these reached Cunningham, he did not realize how old these were। जब कनिंगम के पास पहली बार ये हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स आए 19th सेंचुरी में, उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, वो रियलाइज़ नहीं कर पाए कि ये कितना पुराना है। A Harappan seal was given to Cunningham by an Englishman. He noted the object but unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar। वो जिस टाइम फ्रेम के बारे में फेमिलियर था कि हाँ चाइनीज़ ने ये बोला है तो उस टाइम पर यहाँ पर सिविलाइजेशन रहा करती होगी, तो उन्होंने उस हड़प्पन सील को उसी टाइम फ्रेम में ढालने की कोशिश करी कि हाँ ये भी इसी टाइम फ्रेम का कुछ आर्टिफैक्ट रहा होगा, सील रही होगी। दिस वॉज बिकॉज ही लाइक मैनी अदर्स थॉट कि इंडियन हिस्ट्री बिगैन विद द फर्स्ट सिटीज़ इन द गंगा वैली। बिकॉज ही थॉट कि बाकी अदर आर्कियोलॉजिस्ट जो सोचते थे उन्होंने भी यही सोचा कि इंडियन हिस्ट्री जो थी वो गंगा वैली के पास जो सिटीज़ इस्टेब्लिश हुई उससे स्टार्ट हुई, बट हड़प्पा इट वॉज फार मोर अर्ली देन दैट। आ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। जो सील्स हड़प्पा में डिस्कवर हुई थी, आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि दयाराम साहनी इन्होंने डिस्कवर करी थी 20th सेंचुरी में, उनको लगा कि डेफिनेटली इट इज़ डेफिनेटली मच ओल्डर देन अर्ली हिस्टोरिक लेवल। जो कनिंगम ने अर्ली हिस्टोरिक लेवल की बात करी थी, जो उनका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन था,
उन्हें लगा कि नहीं, ये तो इससे भी ज़्यादा पुरानी है। इट वॉज देन दैट देयर सिग्निफिकेंस बिगेन टू बी रियलाइज्ड। उसके बाद हड़प्पा का सिग्निफिकेंस, हड़प्पा की चीज़ें, उनके आर्टिफैक्ट्स, मोहनजोदारो की सील्स, इन सब का सिग्निफिकेंस इन लोगों को रियलाइजेशन होना शुरू हो गया। एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे रखलदास बैनर्जी, जिन्होंने सिमिलर सील्स फाउंड करी मोहनजोदारो में, जिसकी वजह से लेड टू द कंजेक्चर कि ये साइट्स जो हैं ये बहुत ही बड़े वॉज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर, बहुत ही बड़े और एक इकलौते, मतलब एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर का ही ये पार्ट है, चाहे मोहनजोदारो हो चाहे हड़प्पा हो। जैसे कि एज वी ऑल नो इट वॉज अ पार्ट ऑफ ओनली अ वन सिविलाइजेशन विच वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा की चीज़ें पाई गई पहले, तो उसे अर्ली हिस्टोरिक लेवल से भी पुराना माना गया। उसके बाद मोहनजोदारो से सिमिलर सील्स मिली, तो फिर यही माना गया कि ये कोई एक ही सिविलाइजेशन के पार्ट हैं सारे। एंड फाइनली इन 1924 जॉन मार्शल, जो हमारे डायरेक्टर जनरल थे ASI के आज़ादी से पहले, उन्होंने अनाउंस करा कि हमने डिस्कवरी करी है एक नई सिविलाइजेशन की ऑफ द इंडस वैली टू द वर्ल्ड। SN रॉय ने लिखा है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही हैड फाउंड हर। जो उन्होंने लिखा है SN रॉय ने अपनी बुक में कि जॉन मार्शल ने इंडिया को 3000 साल और ओल्डर कर दिया, 3000 साल और बड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले हम समझते थे कि जब गंगा वैली के पास जब सेटलमेंट होने शुरू हुए वहाँ से इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हुई, लेकिन नहीं, इंडियन हिस्ट्री तो और 3000 साल पुरानी थी। टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट एक्सकेवेशंस एट मेसोपोटेमियन साइट। उसी टाइम पर मेसोपोटेमिया में साइट्स चीज़ें मिलने लगी, एक्सकेवेशन होने लगे। उससे हमें ये पता लगा कि मेसोपोटेमिया और हड़प्पा सेम ही कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, मतलब एक ही टाइम पर ये दोनों सिविलाइजेशन रहा करती थी। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि मेसोपोटेमिया और हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में बहुत ज़्यादा सामान का आदान प्रदान होता था। In fact, John Marshall's stint as Director General of the ASI marked a major change in Indian archaeology. वो फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में वर्क करा था। अपना जो ग्रीस और क्रेट का एक्सपीरियंस था वो यहाँ लेकर आए थे। More importantly, like Cunningham, he was too interested in spectacular finds. He was equally keen to look for patterns of everyday life. लोग की everyday life के बारे में वो चीज़ें पता करना चाहते थे, समझना चाहते थे कि पुराने लोग कैसे रहते थे, क्या लाइफस्टाइल था, क्या कल्चर था। Marshall tended to excavate along regular horizontal units measured uniformly throughout the mount, ignoring the stratigraphy of the site. This meant that all the artifacts recovered from the same unit were grouped together, even if they were found at different stratigraphic layers. उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ही लेयर्स निकाली कि हाँ, इस पर्टिकुलर जगह पर जो सामान मिलेगा वो उसे एक ही जगह का माना जाएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अलग अलग सेटलमेंट्स हों, लेकिन उन्होंने इसी स्ट्रेटिग्राफी के साथ चीज़ें करी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो था वो हमेशा के लिए खो गया, क्योंकि उन्होंने सब चीज़ों को एक ही साथ ग्रुप कर दिया। न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस। इट वाज REM व्हीलर आफ्टर ही टुक ओवर एज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944 जिन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया। व्हीलर ने रिकॉग्नाइज़ किया कि ये नेसेसरी है कि स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो किया जाए रादर दैन डिग मैकेनिकली अलॉन्ग यूनिफॉर्मर हॉरिजॉन्टल लाइंस। ऐसे ही यूनिफॉर्मली हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाकर कहीं भी कुछ गड्ढा खोदने लग जाना, ये चीज़ ठीक नहीं है। स्ट्रेटिग्राफी को फॉलो करना चाहिए। एक एक्स आर्मी ब्रिगेडियर ही बॉट विद हिम अ मिलिट्री प्रिसीशन टू प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी। वो अपने साथ एक मिलिट्री प्रिसीशन लेकर आए थे, जिन्होंने वहाँ पर आर्कियोलॉजी प्रैक्टिस करी, मतलब वहाँ पर खुदाई करी। द फ्रंटियर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव लिटिल और नो कनेक्शन विद प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज। ऑब्वियसली उस समय पर इंडिया पाकिस्तान ऐसी नेशनल बाउंड्रीज नहीं थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन, और ये बात हो रही है 1944 की, मतलब तब तक तो इंडिया पाकिस्तान बना भी नहीं था, इट वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो प्रेजेंट डे नेशनल बाउंड्रीज़ जो हैं उससे कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बहुत सारे सेटलमेंट ऐसे थे जो कि पाकिस्तान की साइड थे। लेकिन जब पाकिस्तान टेरिटरी बट गई, मतलब जब बंटवारा हो गया, आफ्टर 1944 की बात हो रही है, जब 3 साल बाद बंटवारा हो गया, तो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत मुश्किल हुई पाकिस्तान में जाकर ये सब चीज़ें
करने की, अपना आर्कियोलॉजी प्रैक्टिस करने की। एन एक्सटेंसिव सर्वे इन कच्छ हैज़ रिवील्ड अ नंबर ऑफ हरप्पन सेटलमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशंस इन पंजाब एंड हरियाणा हैव एडेड टू द लिस्ट ऑफ हरप्पन साइट्स। बहुत सारे पंजाब हरियाणा में मिले जिसको फिर हरप्पन साइट्स में मान लिया गया। ओवर दी ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, ढोलावीरा, इन सब जगहों को भी डिस्कवर किया गया। अब ओवर द डेकेड्स न्यू इशूज़ हैव एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने दे वर कीन टू obtain a cultural sequence. Others try to understand the logic underlying the location of specific sites. कुछ आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो सीक्वेंस पर वर्क करते थे, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये सोचने पर दिमाग लगाते थे कि ये पर्टिकुलर सेटलमेंट इसी जगह पर क्यों है, ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये सेटलमेंट इस जगह पर है। They also grapple with the wealth of artifacts, trying to figure out the functions these may have served. In the 80s, there has been growing international interest in Harappan archaeology. अब 1980s में बहुत जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट था वो बढ़ गया हड़प्पन आर्कियोलॉजी में। स्पेशलिस्ट्स फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड अब्रॉड वो सब आए हड़प्पा एंड मोहनजोदारो में काम करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल प्रैक्टिस करने के लिए। वो अपनी मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ कर रहे थे, इंक्लूडिंग सरफेस एक्सप्लोरेशन टू रिकवर ट्रेसेस ऑफ क्ले, स्टोन, मेटल, प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स। मतलब प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स जो कि ऑब्वियसली टाइम के साथ जो डीके हो जाते हैं, वो अपनी मॉडर्न टेक्निक्स के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आए जिससे ये वाले रिमेन्स भी फाइंड आउट वो लोग कर पा रहे थे। दीज एक्सप्लोरेशंस प्रॉमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन द फ्यूचर। और आज भी ये चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन आज भी चल रहा है और मोस्ट लाइकली इन फ्यूचर हमें और चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। एज वी हैव सीन कि हरप्पन स्क्रिप्ट जो थी उसको समझ पाना मुश्किल है। उसने हेल्प बिल्कुल नहीं करी एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में समझने में, अंडरस्टैंड करने में। इट इज़ द मटीरियल एविडेंस, जो मटीरियल वहाँ पर एक्सकेवेट करे गए, उसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी है आर्कियोलॉजिस्ट की हरप्पन लाइफ को रिकन्स्ट्रक्ट करने में, वहाँ की चीज़ों के बारे में पता लगाने में। दिस मटेरियल कुड बी पॉटरी, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि क्लॉथ, लेदर, वुड, रीड्स जो जनरली डिकम्पोज हो जाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन। वॉट सर्वाइव आर स्टोन, बर्नट क्ले एंड मेटल। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि सिर्फ ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट्स जो थे वो थ्रोन अवे कर दिए जाते थे, अदर थिंग्स जो थी वो रिसाइकिल कर दी जाती थी। इसलिए वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो मिले हैं। कुछ खो चुके हैं, कुछ पास्ट में क्लाइमेटिक चेंज, बहुत सारी चीज़ें हुई क्लाइमेट के साथ, उस जगह के साथ, जिसमें वो ख़राब हो गए, टूट गए। इन अदर वर्ड्स, सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रादर दैन टिपिकल। रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स, ये सिर्फ बिगिनिंग थी आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज की। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो अपनी जितनी भी फाइंडिंग्स थे उसको क्लासीफाई करते थे। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज इन टर्म्स ऑफ मटीरियल। मतलब जो चीज़ उन्हें मिली उसे वो क्लासीफाई करते थे, और एक क्लासिफिकेशन था बिटवीन इन टर्म्स ऑफ मटीरियल, सच एज स्टोन, क्ले, मेटल, इस सबको मटीरियल में डाला जाता था। सेकेंड था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इट वॉज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हैव टू डिसाइड वेदर एन आर्टिफैक्ट इज़ अ टूल और एन ऑर्नामेंट और बोथ और समथिंग मेंट फॉर रिचुअल यूज़। आर्कियोलॉजिस्ट को ये भी देखना पड़ता था कि जो चीज़ उन्हें मिली है क्या वो एक ऑर्नामेंट है या फिर एक टूल है या फिर दोनों ही चीज़ें हैं, और वो रिचुअल चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है। एक अंडरस्टैंडिंग जो थी फंक्शन की किसी भी आर्टिफैक्ट की, वो ये थी उसकी शेप कैसी है, उसका रिजेंबलेंस कैसा है प्रेजेंट डे चीज़ों को लेकर, जैसे कि बीड्स, स्टोन ब्लेड्स, पॉट्स। ये ऑब्वियस एग्जांपल है, हमें पता है बीड्स किस लिए यूज़ होते होंगे, पहनने के लिए। पॉट्स किस लिए यूज़ होते होंगे, किचन में के लिए, पानी भरने के लिए, कोई भी सामान भरने के लिए। Archaeologists also try to identify the function of an artifact by investigating the context in which it was found. Was it found in a house, in a drain, in a grave, in a kiln? मतलब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो इस पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट के फंक्शन के साथ साथ ये भी इन्वेस्टिगेट करते थे कि वो पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट किस जगह पर पाया गया है। अगर घर में पाया गया है तो उसे किचन में यूज़ करते होंगे, ड्रेन में पाया गया है तो हो सकता है वो वेस्ट मटेरियल हो, डिस्कार्ड कर दिया गया हो या फिर गिर गया हो। ग्रेव में पाया गया है मतलब बरियल, किसी भी मुर्दे के साथ उसे दफनाया गया हो। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस। बहुत सारे इनडायरेक्ट चीज़ों पर भी इनको रिसर्च करनी पड़ती थी उसके बारे में ढंग से बताने से पहले।
For instance, though there are traces of cotton at some Harappan sites, to find out about clothing we have to depend on indirect evidence including depictions and sculpture. मतलब जैसे कि indirect एविडेंस क्या हो गया कि मतलब जो भी स्कल, जैसे कि हमें आर्कियोलॉजी के बारे में कैसे पता लगा, सॉरी एग्रीकल्चर के बारे में कैसे पता लगा हड़प्पा के, हमें कोई सीड्स नहीं मिले, कोई प्लांट्स नहीं मिले, कोई किसी भी चीज़ की कोई एविडेंस नहीं मिला, हमें क्या मिला, एक टेराकोटा मॉडल मिला बुल का, जिससे कि हमने इनडायरेक्टली आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट करा कि अगर बुल उस टाइम पर था, उस टाइम पर लोग बुल को यूज़ करते थे तो किस लिए करते होंगे, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते होंगे। तो ऐसे ही इनडायरेक्ट एविडेंस जो थे वो मिले थे। Archaeologists have to develop frames of reference. We have seen कि first हड़प्पन seal जो थी was found could not be understood till archaeologists had a context in which to place it, both in terms of the cultural sequence in which it was found and in terms of comparison. वो बाहर के civilization के साथ comparison करते थे और यहाँ का जो हमारा culture है जिस तरह का, उसके हिसाब से बताते थे कि हाँ ये particular चीज़ किस तरह से यूज़ होती होगी। प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मोस्ट एविडेंस जो है इन अटेम्प्ट्स टू रिकन्स्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती होंगी उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने में। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट कि सर्टेन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े अनयूजुअल अनफेमिलियर से हैं तो वो शायद रिलीजियस सिग्निफिकेंस के होते होंगे, जैसे कि टेराकोटा फिगरीन मिली है विमेन की जिसमें उसने हैवी ज्वेलरी पहनी हुई है, कुछ सर पर भी कुछ उसने चीज़ें लगाई हुई हैं। इट वॉज रिगार्डेड एज मदर गॉडेसेस। रेयर स्टोन स्टैचरी ऑफ मैन इन एन ऑलमोस्ट स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी सच एज द प्रीस्ट किंग। ऐसे ही प्रीस्ट किंग की हमें मिली है। अब वो राजा भी हो सकता था, मतलब हो सकता है उस समय पर राजा की उन्होंने मॉडल बनाया हो या फिर हो सकता है अपने किसी भगवान का बनाया हो। Structures have been assigned ritual significance. These include Great Bath, fire altars found in Akalimangan and Lothal. Great Bath के बारे में हमने पढ़ा था मोहनजोदारो में, उसको भी यही माना जाता है कि वो रिचुअल बाथ की तरह यूज़ होता होगा। Attempts have been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual scenes. रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पता लगाने के लिए उन्होंने सील्स को देखा कि किस किस सील्स पर कौन कौन से रिचुअल सीन्स डिपिक्ट करे गए हैं और क्या उस टाइम पर रिलीजियस बिलीव्स उस टाइम पर लोगों के होते थे। अदर्स विद प्लांट मोटिव्स हैव टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। बहुत सारे प्लांट मोटिव मिले हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि वो नेचर को वर्शिप करते होंगे। कुछ एनिमल्स मिले हैं जैसे कि वन हॉर्न्ड यूनिकॉर्न मिला है। डिपिक्टेड ऑन सील्स सीम टू बी मिथिकल, उसको मिथिकल माना गया है। इन सम सील्स एक फिगर दिखाई गई है जिसने हु इज़ सीटेड विद क्रॉस लेग्ड इन अ योगिक पोस्चर, उनको प्रोटोशिवा बोला गया है। ये रही वो सील। दैट इज़ एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज़ ऑफ हिंदुज़म। हिंदुज़म में शिव जी को, लिंग को ये माना जाता है सबसे पुराने भगवान, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये चीज़ें मिली हैं तो यही डिपिक्ट करती हैं कि ये रिलीजियस हुआ करता होगा। मैनी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन द अजम्पशन कि लेटर ट्रेडिशंस प्रोवाइडेड पैरेलल्स विद अर्लियर वंस। जैसे कि मैंने अभी आपको शिव के बारे में बताया, हिंदुज़म के बारे में बताया कि हाँ, क्योंकि हमें पता है कि शिव जी कैसे थे वो। अब जैसे इसमें एनिमल्स भी दिख रहे हैं साइड में और वो योगिक पोस्चर में बैठे हैं, तो इनको हर कोई जो भी देखेगा वो शिव से ही डिनोट करेगा, ना कि विष्णु से। तो आज के जो हमारे रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको हम पुराने से मैच करके, कंपैरिजन करके पता लगाते थे कि हाँ, इट वाज अ रिलीजियस थिंग। सच एज द प्रोटोशिवा, अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो ऋग्वेदा है हमारा 1500 से 1000 BCE बिफोर कॉमन एरा का है, उसमें एक भगवान का जिक्र है रुद्र, जिनको शिवा का ही रूप माना जाता है पुराने ट्रेडिशंस में। अनलाइक शिवा, रुद्र इन द ऋग्वेदा इज नीदर डिपिक्टेड एज पशुपति, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इन जनरल एंड कैटल इन पर्टिकुलर, नॉर एज अ योगी। लेकिन ये भी बात है साथ ही साथ कि जो रुद्र का कैरेक्टर ऋग्वेद में बताया गया है वो ना ही पशुपति है, मतलब लॉर्ड ऑफ एनिमल्स है, ना ही वो योगी हैं। In other words, the depiction does not match the description of Rudra in the Rigved. So it is possibly a shaman as some scholars have suggested. तो ये था हमारा चैप्टर दी हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।